आज के इस वीडियो में दोस्तों संस्कृत का गद्य और पद दोनों ही आपको मिल जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बताऊंगा, कैसे तैयार करना है वो बताऊंगा और किस तरह से एग्जाम में लिखना है ये भी बताऊंगा। दोस्तों बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में दोस्तों हर श्लोक का मैं हिंदी अनुवाद भी करके दिखाऊंगा, कैसे करना है ट्रिक भी बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 8वें के क में देखें तो ये संस्कृत का हिंदी अनुवाद पूछने को मिलता है गद्य का, ठीक ना, जो कि 7 नंबर का प्रश्न होता है, 2 नंबर संदर्भ पे होता है और आपका 5 नंबर किसके पे होता है, और आपका 5 नंबर दोस्तों हिंदी अनुवाद पे होता है। उसी तरह 8वें का जो ख होता है उसमें भी आपको इसी तरह से 2 आपको श्लोक दिया होता है, ठीक ना, पद का, और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। इसमें भी 2 नंबर श्लोक, इसमें भी 2 नंबर आपका संदर्भ और 5 नंबर आपका हिंदी अनुवाद पर है, ठीक है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर के 8वें प्रश्न में आपको 14 नंबर प्राप्त करने हैं और 2 प्रश्न दिया जाएगा जिनमें से कोई एक करना होता है, ठीक है। जैसे 8वें में क है तो क में 2 ठो दिया है जिनमें 2 में से कोई एक करना है। उसी तरह 8वें का ख है, ख में कोई 2 दिया है लेकिन करना एक है। तो जो बताऊंगा एकदम निश्चिंत रहें, उनमें से कोई ना कोई पक्का आपका फंस जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों संस्कृत का पद वाला देखेंगे, ठीक है, यानी इस श्लोक का जो है उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, फिर उसके बाद गद्य का हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है दोस्तों, संस्कृत गद्य का। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत पद का हिंदी अनुवाद करने से पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले जब भी श्लोक इस तरह देगा तो आपको पता है संदर्भ पे 2 नंबर है आपका, कितना, 2 नंबर। आपको पहचानना भी सिखाऊंगा कि श्लोक देखते ही कैसे पहचान जाए कि वो जातक कथा का है या फिर सुभाषिनी रत्नानी का है, कैसे पहचान जाओ, सब चीज बताऊंगा दोस्तों। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में लगा लीजिए कॉपी में लिखते कैसे हैं। जब भी आपको श्लोक देगा, जब लिखना शुरू करेंगे अपना यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 8, ठीक है। और 8 का अगर क कर रहे हैं तो क बगल में लिख दीजिएगा, ख कर रहे हैं तो ख लिख दीजिएगा बगल में, ये तो आप कर ही लेंगे। फिर उसके बाद जिसका आप लिख रहे हैं श्लोक उसको हल्का सा यहाँ लिखिएगा, फिर डैश डैश करके उसके अंत वाले को लिखिएगा, इससे और ज्यादा इंप्रेशन जमता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। उसके बाद बारी आती है संदर्भ लिखने की, इसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं हिंदी अनुवाद और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ यहां से शुरू करेंगे, प्रस्तुत संस्कृत। अब अगर आप इस श्लोक का जवाब दे रहे हैं तो क्या है, एक तरह का पद है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां तक सेम रहेगा। संस्कृत दिग्दर्शिका, ये सब में रहेगा, ये सब में सेम रहेगा, ठीक है। कि अब यहाँ पे जातक कथा मैंने अभी एग्जांपल के लिए लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो अब आपका जो फंसेगा वहां पे उस नामक उस पाठ का नाम लिखेंगे, समझ आई में, यहां पर जो फंसेगा उस पाठ का नाम लिखेंगे। यहां तक समझ आया, श्लोक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आप अपना हिंदी अनुवाद लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक कौन कौन सा है जिसे आप तैयार करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में, और तैयार कैसे करना है ध्यान से समझो। जातक कथा से देखो यहाँ पे आपका एक श्लोक दिख रहा होगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 दिख रहा है। इसमें आपको पता ही होगा कि यूपी में आपका इस तरह का 7 गो सेट छपता है और 7 सेट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है श्लोक 2024 में कितने कोड नंबर में है, 1 2 3 4, यानी 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है सोच के देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये वाला जरूर तैयार करेंगे। न में रोचते भद्रम व उल्कस्याभि सेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्च कथम क्रुद्धो भविष्यति। इसका हिंदी अनुवाद क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पक्षियों की जो सभा होती है उसमें कौवा उल्लू सब लोग हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, उल्लू का यहाँ पे रास तिलक हो रहा है, ठीक है। तो उल्लू का रास तिलक हो रहा है, तो वहां पे जो सभा में लोग उपस्थित है वो कह रहे हैं कि देखो यार कि इसका रास तिलक हो रहा है, तो रास तिलक होते दौरान अपने मुंह को किस तरह से क्रोधहीन बनाया, क्रोधहीन यानी कितना शांत दिखा रहा है अपने मुंह को। और ये अपने मुख को अगर देखो, इसके मुख को उल्लू के, तो अभी पूरी पहले ओवरव्यू ले लो, मैं जो समझा रहा हूं ताकि देखते ही समझ जाओ तुम, ठीक ना, याद रखना। कह रहे हैं कि ये जब क्रोध में नहीं है तो इसका मुख कितना खराब लग रहा है। तो सोचो जब ये आगे जाकर के राजा बन जाएगा और जब हम पे क्रोधित होगा, हम लोगों पे गुस्सा दिखाएगा, तो उस समय हम लोग इसको कैसे झेलेंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। बात समझ आ रहा है, कितना प्यारा सा है, सोच के देखो, इसे जल्दी भूलोगे नहीं। समझ रहे हो, कह रहा है कि जब उसका राज्याभिषेक हो रहा है तो उस दौरान अपने मुख को क्रोधहीन किया हुआ है, तो हम लोग से झेला नहीं जा रहा है। तो सोचो जब वो क्रोध में आएगा, भविष्यति यानी भविष्य में जब वो क्रोध में आएगा तो हम उसके मुख को कैसे झेलेंगे। समझ आई मेरी बातें, इस तरह से दिया हुआ है। अब बताओ आएगा तो कर लोगे, पक्का क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आता है अगला,
अब रही बात इसका संदर्भ, तो संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप खंड, संस्कृत खंड हटा क्या लिख देंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, में संकलित जातक कथा नाम से उद्युत है। यहां तक क्लियर हुआ। बाकी अपना हिंदी अनुवाद लिख देंगे, तैयार हो गया। चलिए क्लियर हुआ। आते हैं अगले श्लोक पे। अगला श्लोक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यहाँ पे कहना चाह रहा है, पहले तो श्लोक समझ लीजिए। यहाँ पे श्लोक वही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, श्लोक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पद्यांश भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। देखो यहाँ पद्यांश भी लिखा है, यहाँ श्लोक भी लिखा है, दोनों का मतलब एक है, ठीक ना, तो याद रखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से संकलित इस सुभाषी रत्नम नामन से सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्युत है। यहाँ तक क्लियर है। हिंदी अनुवाद की बात आई तो यहाँ पे ध्यान से समझो। कह रहा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, यानी संस्कृत की बात कर रहा है कि संस्कृत जो भाषा है वो याद रखो, ध्यान से समझो। संस्कृत की जो भाषा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देववाड़ी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। जो संस्कृत है वो देववाड़ी, संस्कृत एक तरह की देववाड़ी है, जो देवता भी बोलते हैं उस वाणी को। समझ आई मेरी बातें? वो बहुत मुख्य है, मधुर है और दिव्य भी है, ठीक है। यहाँ पे बात कही जा रही है। फिर यहाँ पे कह रहा है निश्चित रूप से इसका काव्य मधुर है, ठीक ना, इसका जो काव्य है वो तो और ज्यादा मधुर है, ठीक है। उससे भी अधिक मधुर, ध्यान से समझो, उससे भी अधिक मधुर इसका वचन है, उससे भी अधिक मधुर इसका वचन है। फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृत सब भाषाओं में क्या है, मुख्य है। सब भाषाओं में क्या है, मुख्य है। समझ आए मेरी बात? संस्कृत जो है सब भाषाओं में मुख्य है। संस्कृत एक देववाड़ी है। समझ आई मेरी बातें? संस्कृत एक दिव्य है, संस्कृत भाषा जो है एक दिव्य है। निश्चित रूप से इसका काव्य मधुर है और उससे भी ज्यादा मधुर इसके वचन है। बताओ समझ आया कि नहीं? पक्का कर लोगे? अब अगला आता है, इसे देख लेना, इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना, जो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। कह रहा है सुखार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम नह सुखम। फिर लिखा हुआ है सुखार्थी व तज्जेत विद्या विद्यार्थी व तज्जेत सुखम। यहाँ पे बड़ा शानदार इसका अनुवाद है, अगर ध्यान से समझोगे तो। कह रहा है ये तुम्हारे ऊपर बहुत तेजी से लागू होगा अभी। अब कहोगे कैसे सर? सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। बताओ अभी क्या कर रहे होगे? अगर मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें सुख कहाँ मिलेगा? तुम्हारे अगल बगल में जो दोस्त यार होंगे, जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, गुटखा मुंह में दबा करके प्रिच प्रिच थूक रहे होंगे, उनको देखो कितना आनंद आ रहा होगा अभी। और तुम झेल रहे हो, कष्ट कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई तुम विद्या प्राप्त कर रहे हो। तो वही चीज लिखा हुआ है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। इसका देखो कितना शानदार है। यहाँ पे देखो, फिर से पकड़ लोगे, जब वहां एग्जाम में आएगा तो पकड़ने का तरीका क्या है ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखा ना सुखार्थिना कुतो विद्या, यहाँ पे लिखा ना। हाँ, फिर कुतो विद्यार्थिनम सुखम, यानी सुखार्थिनम कुतो विद्या का मतलब क्या हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या चाहने वाले को, समझ आ रही मेरी बातें, सुख कहाँ। बात समझ में आ रही है? इस तरह से पकड़ो ना, ठीक ना। अनुवाद करना तो अनुवाद हो ही, संदर्भ लिखना तो बता ही दिया हूं मैं। उसी तरह अगला आपका आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो जल, अरे बाप रे बाप, इसे तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करूंगा, ये इस बार आ सकता है। कह रहा जल बिंदु निपाते न क्रमशः पुर्यते घटः। यहाँ पे देखो पकड़ने का तरीका क्या है, जल बिंदु, ठीक ना, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पुर्यते घट, घट मतलब होता है वही घड़ा। समझ आई मेरी बात है? यहाँ पे कह रहा है कि जैसे बूंद बूंद से, ध्यान से सुनना, जैसे जल की बूंद बूंद से गिरने से घड़ा भर जाता है। जल के एक घड़ा है और उसमें बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, तो घड़ा एक दिन न एक दिन भर ही जाएगा। समझ आया? उसी तरह सह हेतु, उसी तरह सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, उसी तरह विद्या, धर्म और धन, धन यानी समझ रहे हो ना, पैसा, ठीक ना, विद्या, धर्म और धन, उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके कमाने से, कमाने का मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा प्राप्त करने से ही वो भरता है, ज्यादा होता है। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही समस्त विद्या, धर्म और धन का कारण भी है। थोड़ा थोड़ा करके ये भी संचय होता है।
क्लियर हुआ या नहीं? मजा आया कि नहीं? क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब देखते ही पहचान जाओगे कि नहीं। अगर लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा समझाया हुआ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पूरा पेपर बाकी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में तो फोड़ के रख देंगे हम लोग, इंग्लिश में समझ आई मेरी बातें? अभी हिंदी में जितना हो सक रहा है मैं पूरा भरपूर आपका मदद कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बीच में मेरा बार बार तबीयत भी डाउन हो जा रहा है, ठीक ना, आवाज से भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम टाइप का है मुझे। पांचवा प्रश्न आप देखें तो काव्य शास्त्र विनोद, इसे आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन व। यहां पे देखो इसका अनुवाद क्या है, कितना शानदार अनुवाद कहा गया है, कि कह रहा है कि जो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में व्यतीत होता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, तुम भी अगर समझदार हो जाओगे तो किसी को भी अच्छी बातें ही समझने और समझाने में तुम्हारा समय जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए, सही बोला कि नहीं मैंने? उसी तरह कि काव्य शास्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमताम, यानी विद्वान व्यक्ति का ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में व्यतीत होता है, लेकिन वैसे च मूर्खाणाम, यानी जो मूर्ख होते हैं उनका ज्यादातर निद्रा यानी सोने में, कलह करने में, समझ रहे हो, मूर्खता करने में ज्यादातर समय व्यतीत होता है। अब बताइए समझ आया कि नहीं? अरे जितना भी है ये कहां से आ रहा है? सुभाषी रत्नानी से। कहां से? सुभाषी रत्नानी से। याद रखना दोस्तों, पहचानने का सबसे बेहतर तरीका एक बताओ, इसके पूरी जब अनुवाद को तुम पढ़ रहे हो तो इसमें एक पिंच पॉइंट, एक नोटिस पॉइंट पकड़ना कि यहां पर ज्यादातर विद्यार्थी की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां ज्यादातर ज्ञान की बात हो रही है, यहां ज्यादातर ज्ञान की बात हो रही है, विद्यार्थी की बात हो रही है। तुरंत पकड़ लेना सुभाषी रत्नानी से, तुरंत संदर्भ में 2 नंबर पक्का, तुरंत संदर्भ में 2 नंबर पक्का। समझ आ रही मेरी बात है? तुरंत लिख देना प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका से के, ऐसे लिख देना, दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्युत है। 2 नंबर गया बॉस, तुरंत साइंस मिल जाएगा। फिर 5 नंबर आपका अनुवाद में। मजा आ रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि हाँ फिक्स होता जा रहा है नंबर। अब अगले पे आते हैं दोस्तों। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान देंगे आप लोग। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद यहां पे आपका आ रहा है, अब दिखेगा, अब शायद दिखना शुरू हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, छठवां वाला आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसी से है आपका, ठीक ना, आपका सुभाषी रत्नानी सही है, आराम से इसे देख सकते हैं। इसी से सुभाषी रत्नानी से आपका छठवां है, इसे छठवां भी आप अच्छे से देख करके हिंदी अनुवाद कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 9वें पे। अब 9 वाले को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेंगे, ठीक ना, इसे भी देख लेंगे, हिंट मैंने दे ही दिया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आपकी बारी आती है, यहाँ पे कुछ देखें या ना देखें, होजस्यो दार्यम है दोस्तों। यहां से आपका इस बार आने का चांसेस कह सकते हैं आपके 100% है। 100% का मतलब समझते हो ना, 2 दिएगा तो 2 में से कोई एक इसमें से पक्का होगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ, ठीक ना। तो इसका ए वाला, ए वाला, ए वाला, इसको भी देखना हो तो देख लेना, ठीक है। और रही बात महामना मालवीय देखना हो तो एक इसको देख लेना। आपका इतना अगर आप तैयार कर लेते हो, ज्यादा मैंने बताया नहीं है, अगर देखो तो बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन जितना बताया है पूरा परफेक्ट बताया है मैंने, ठीक है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका 7 नंबर पक्का हो गया संस्कृत पद्यांश से। अब बात करते हैं संस्कृत गद्यांश की। तो संस्कृत गद्यांश में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या आपको तैयार करके जाना है, ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाक से अब गद की बात कर लेते हैं, संस्कृत गद की, ठीक ना। इसमें सबको क्या क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, टेक्निक क्या होगा, सब कुछ बताता हूं, एकदम ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। आपका ये भी नंबर एकदम कंफर्म करा देता हूं मैं। सबसे पहले तो संदर्भ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका 2 नंबर संदर्भ में होगा और 5 नंबर हिंदी अनुवाद में होगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, श्लोक नहीं देगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ देगा, ठीक ना, गद का। समझ आई मेरी बातें? संस्कृत गद का, ठीक है, संस्कृत में दिया होगा, इसका हिंदी अनुवाद करना है, कुल मिलाकर ट्रांसलेट करना है। समझ आई मेरी बातें? अब थोड़ा बहुत अपने से बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है कि रही बात संदर्भ कैसे लिखोगे। अभी संदर्भ जो मैंने बताया, इस संदर्भ में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे जहां पद्यांश लिख रहे हो वहां गद्यांश कर देना। क्या कर देना? गद्यांश, बाकी सब फॉर्मेट वही रहेगा। समझ आई मेरी बातें? अब बात कर लेते हैं हिंदी अनुवाद की। तो हिंदी अनुवाद देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ भी दिया रहता है, 2 दिया रहता है, 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है। समझ आई मेरी बातें? आपका 7 नंबर यहां से भी पक्का करा दूंगा दोस्तों, यानी कुल मिलाकर के 8वां प्रश्न आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपको तैयार क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं
कि आप कुछ तैयार करो या ना करो, दो जगह से हिंदी अनुवाद जरूर तैयार करना, संस्कृत भाषायां महत्वम से, और अगला आता है दोस्तों यहाँ पे महामना मालवीय से। अगर इन दोनों में से अगर आप परफेक्ट तैयार करते हो जो बता रहा हूं, बाकी कोई तैयार भी नहीं करते हो तो भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई पक्का फंस जाएगा, ये मैं आपको पूरी दावे के साथ कहता हूं। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? मुझे पता है आपके करियर का सवाल है, मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूं, भरोसा रखे मेरे पे, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे और वैसे जो बता रहा हूँ उसको कर लीजिएगा, ठीक ना? फिर भी मैंने कुछ इसके अलावा भी टिक लगाया, उनको देखिए। सबसे पहले आप संस्कृत भाषायाम से इसको 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 तीनों को देखेंगे। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है? चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ हल्का, अब दिख रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ कैसे आप तैयार करिएगा। तैयार करने का सबसे बड़ा टेक्निक क्या है, देखिए, ये नहीं कि आप अपना एक बार ऐसे करके मैचिंग कर लें, हाँ हाँ यहाँ पे ये शब्द मैच कर रहा है, जब वहां आएगा तो पहचान जाऊंगा, ठीक है? अब इसे छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे रटना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे रटना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। नहीं, शब्द को पकड़िए, एक बार मेहनत भला ही लगेगा, लेकिन एक बार अगर अच्छे समझ गए, ट्रांसलेट करना समझ गए, तो सब कुछ खेल तुम्हारे मुट्ठी में होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पकड़ो। पहले कह रहा है धन्योयम भारत देश यत्र समुल्य सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। अब यहाँ पे देखो एक एक चीजों को, धन्यों का मतलब समझ रहे हो, धन्य है, भारत देश है, यानी हमारा भारत देश धन्य है। यह हमारा भारत देश जो है वो धन्य है। क्यों धन्य है? यत्र समुल्ल सती जनमानस पावनी भाव्य भावोद्भावनी, यानी यहाँ का जो जनमानस है, या ध्यान से समझना, यहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, यहाँ पे क्या लिखा है, यत्र समुल्ल सती जनमानस पावनी, पावनी मतलब पवित्र के लिए, ठीक ना? जनमानस का मतलब समझ लो यहाँ का जनमानस, यहाँ के जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य, भव्य का मतलब सुंदर, भाव, ठीक ना? भावोद्भावनी, ठीक ना? ध्यान से समझो, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को, भव्य भावोद्भावनी का मतलब होता है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रस, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? शब्द के समूह को जन्म देने वाली देववाड़ी सुशोभित है। अब आप लोग शायद ये नहीं जानो कि यहाँ पे देववाड़ी की बात किसकी कही जा रही है, यहाँ पे संस्कृत की बात की जा रही है। संस्कृत जो होता है एक देववाड़ी के रूप में माना जाता है। संस्कृत बहुत ही सुंदर भाषा मानी जाती है, ठीक ना? उससे भी ज्यादा सुंदर उसके वचन माने जाते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ संस्कृत की बात हो रहा है, यहाँ किसी जगह या किसी स्थान या किसी मंदिर या मूर्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संस्कृत भाषा की बात हो रही है। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत भाषा कहाँ का है, भारत का है ना, तो कह रहा है कि जिस देश में संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा यानी देववाड़ी, वो देश ही सौभाग्यशाली है। वो देश जो है वो क्या है, धन्य है। धन्य मतलब सौभाग्यशाली है, धन्य है, जहां का जो जनमानस है, जहां के जनमानस को पवित्र करने वाली, जहां के जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाड़ी यहाँ पे सुशोभित है। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से मिला करके पढ़ते जाओगे। आगे मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं, ध्यान से समझना। फिर कहता है शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, यहां तक बता दिया मैंने। फिर विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न है, ठीक है? यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यानी बात हो रही है संस्कृत की। हमारे यहाँ रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। सोच के देखो कितना महान भाषा है ये, ठीक ना? भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। समझ आ रहा है? ये वैज्ञानिक तौर पे भी ये देखो, कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले जब उसमें कोडिंग की गई कंप्यूटर की कि कौन से भाषा में इसको रखा जाए, तो पहले संस्कृत ही आई थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों संस्कृत नहीं लिया। ये बात आपको शायद जाके सर्च कर सकते हो, ये बात जो बोल रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका अनुवाद करोगे, ठीक है दोस्तों? तो देखिए मैं जितना हो सकता है उतना आपका पूरा भरपूर मदद कर दे रहा हूं, ठीक है? तो इस तरह से करोगे। जहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे टुकड़े टुकड़े में समझने की कोशिश करना कि क्या कहना चाह रहा है, फिर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ो, फिर आधा टुकड़े में पढ़ो, फिर हिंदी अनुवाद पढ़ो, फिर यहाँ आधा पढ़ो, फिर पढ़ो, तो इससे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है, तो ऑटोमेटिक तुम्हें तैयार होने लगेगा। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? तो इसको तैयार करोगे, फिर उसके बाद बारी आती है किसकी दोस्तों? जातक कथा का, जो आपका ये वाला दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको दिखा दोस्तों? अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जातक कथा का अगर आप देखें तो यहाँ पे अतीते, प्रथम कल्पे, जनाम, ये जो दिया है जनाह, इसे आप जरूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है? इसे देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
फिर उसके बाद आता है महामना मालवीय, इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन सा देखना है इसमें, देखिए ये वाला देखेंगे, ठीक ना, महामनस्विन ये वाला, और आपका महापुरुषा, ये दिख रहा होगा यहाँ पे महापुरुषा वाला, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका 12वां देख लीजिएगा, फिर 13 आप देखेंगे, दिख रहा होगा आपको 13 वाला, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका संस्कृत का हिंदी अनुवाद वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, चाहे वो गद्य का हो या फिर पद का हो। तो इसे अब जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, जितना बताया हूं, जिस टेक्निक से बताया हूं, आप एकदम निश्चिंत हो जाइएगा। इतना तैयार करने के बाद समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल तैयार हो गया। मैं अनुमान लगाता हूं कि जहां तक जिस हिसाब से मैंने बताया है, अगर आप अच्छे से करोगे तो 1.5 से 2 घंटे में आपका ये पूरा 14 नंबर तैयार हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी मैंने बताया, जिस तरह से बताया, वो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, कुछ सीखने को मिला। ठीक है दोस्तों, अगर ये नॉलेजेबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे पे। जय हिंद।